हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आसिम अब्बास। आज हम बात करेंगे डिस्फेजिया के बारे में। तो सबसे पहले डिस्फेजिया की डेफिनेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस मीन डिफिकल्टी एंड फेजिया मीन swallowing. So any difficulty in swallowing is known as dysphagia. अभी हम क्या है डिस्फेजिया को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। दो टाइप्स कौन सी हैं? ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया और इसोफेजियल डिस्फेजिया। अभी ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया क्या है? ओरोफेरिंजियल नाम से ज़हर है। ओरो मतलब ओरल कैविटी शामिल है इसमें और फेरिंजियल मतलब फेरिंग्स भी शामिल है। तो नॉर्मल प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, जब भी हम खुराक खाते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी से जाती हुई फेरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स से इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टोमक में। तो हमारे पास जब ओरोफेरिंजियल आ गया तो क्या मतलब है? ओरल कैविटी में प्रॉब्लम है या फिर फेरिंग्स में प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है। तो हमारे पास क्या है? ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया। ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया में हमारे पास माउथ, लिप्स और हमारे पास टंग में प्रॉब्लम हो सकता है, थ्रोट में प्रॉब्लम हो सकता है। पेशेंट जो होगा जब भी खुराक खाएगा उसको फौरन बाहर निकाल देगा, कफ करेगा, कफ से निकाल देगा या उसके नाक के थ्रू से बाहर बाहर निकल आएगी खुराक, या फिर इस तरह होगा कि वो सरे से खुराक को निगल ही नहीं पाएगा। उसके बाद है इसोफेजियल डिस्फेजिया। इसोफेजियल डिस्फेजिया क्या है और ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया में मेजर फ़र्क क्या है? इसोफेजियल डिस्फेजिया जो होता है ये हमारे पास ये होता है कि खुराक पेशेंट निगलता है। वो कहता है कि मैंने खुराक खाई, सॉलिड कोई चीज़ खाई, आगे जाके मेरे गले में फँस गई और फिर मैंने पानी पिया और फिर वो नीचे उतर गई, स्टोमक में चली गई। तो इसको क्या कहेंगे? इसोफेजियल डिस्फेजिया। अभी हमारे पास ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया जो है हमारे पास 2 टाइप का हो सकता है। या तो हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम हो सकता है या हमारे पास न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम हो सकता है। अभी हमारे पास अगर न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम होगा, तो हमारे पास स्ट्रोक हो सकता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, उसके बाद हमारे पास और भी काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, जो इसमें आती हैं। पार्किंसन डिज़ीज़ आ सकती है इसमें, वो भी न्यूरोलॉजिकल कॉज़ है ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल। मस्कुलोस्केलेटल में हमारे पास मायोसाइटिस आ सकती है, मायस्थीनिया ग्रेविस मेजर कॉज़ है, ये भी हो सकता है हमारे पास ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया का। इसोफेजियल डिस्फेजिया में हमारे पास फर्दर 2 हैं। पहला है मोटिलिटी रिलेटेड डिस्फेजिया। मोटिलिटी रिलेटेड डिस्फेजिया क्या है? इसमें हमारे पास पेशेंट ना सॉलिड खा सकता है और ना ही लिक्विड। दोनों को निगल नहीं सकता। जब दोनों को निगलने में प्रॉब्लम हो सॉलिड और लिक्विड का और इसमें मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी रिलेटेड डिस्फेजिया मतलब मोटिलिटी सिरे से होती ही नहीं है। जब मोटिलिटी नहीं होती तो खुराक आगे मूव नहीं करती और पेशेंट निगल नहीं सकता। तो इसको कहते हैं मोटिलिटी रिलेटेड डिस्फेजिया व्हिच which is for solid and liquid both. नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में पेशेंट खुराक खाता है और आगे जाके वो खुराक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है इसोफेगस में। जब आगे जाके वो खुराक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है इसोफेगस में, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि मोटिलिटी उस टाइम बरकरार होती है। जैसे ही मोटिलिटी होती है और खुराक आगे आती है और आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो खुराक उधर जमा होना शुरू हो जाती है और हमारे पास पैटर्न क्या बन जाता है? मेगा इसोफेगस। इसोफेगस का जो साइज़ होता है, वो लार्ज हो जाता है। और मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन जो होती है, ये स्टार्ट होती है सॉलिड से। फिर ऐसा-ऐसा ग्रेजुअली पेशेंट फिर कहता है कि अभी मुझे लिक्विड का भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन-सी ऑब्स्ट्रक्शन होगी? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन एसोफेजियल डिस्फेजिया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया। स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया क्या है? स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया जो होता है हमारे पास स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। जब स्ट्रिक्चर्स किस वजह से बनते हैं? इसोफेजियस जो होती है उसकी नैरो हो जाती है, उसका डायामीटर कम हो जाता है। जब डायामीटर कम होता है तो उसके बाद खुराक फँस जाती है। अभी ये डायामीटर क्यों कम होता है? इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि हमारे पास गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स आता है। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स की वजह से हमारे पास क्या हो जाता है? स्ट्रिक्चर्स बनते हैं। उसके बाद दूसरी वजह ये है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, मेडिकल ट्रीटमेंट में रेडिएशन थेरेपी लेता है वो, रेडिएशन थेरेपी में हमारे पास क्या हो जाता है? स्ट्रिक्चर्स बनने का खतरा होता है, खदशा होता है और वो स्ट्रिक्चर बन जाता है जिसकी वजह से खुराक फंसने का खदशा होता है और क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल डिस्फेजिया। नेक्स्ट है हमारे पास एफेजिया। एफेजिया एक टर्मिनोलॉजी है, इनएबिलिटी टू स्वैलो, बिल्कुल एबल ही नहीं होता कि उस खुराक को निगल सके। नेक्स्ट है हमारे पास ओडिनोफेजिया। ओडिनोफेजिया क्या है? ओडिनोफेजिया क्या होता है? पेन फ़ील करता है पेशेंट। माउथ में उसको पेन होता है, उसको गले में पेन होता है, थ्रोट में पेन होता है, उसको इसोफेगस में पेन होता है। जैसे ही वो खुराक निगलता है, वो फिर कहता है कि मुझे बहुत पेन होता है। ये कौन-सी कंडीशन है? ओडिनोफेजिया। अभी नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमने जो मेजर 2 डिस्कस की, ओरोफेरिंजियल डिस्फेजिया एंड इसोफेजियल डिस्फेजिया, इनका हम आपस में फ़र्क करते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अभी है हमारे पास ओरल डिस्फेजिया और इसोफेजियल डिस्फेजिया।
ओरल डिस्फेजिया जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, प्रॉब्लम विद यूजिंग द माउथ, लिप्स एंड टंग टू कंट्रोल फूड और लिक्विड इज नोन एज ओरल डिस्फेजिया। अभी हमारे पास अगर इसोफेजियल डिस्फेजिया है, बॉडी ऑफ इसोफेगस में प्रॉब्लम हो सकता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में प्रॉब्लम हो सकता है, और कार्डिया ऑफ स्टोमक में। स्टोमक के जो कार्डिया है, जो कि हमारे पास कार्डिया स्टोमक का पार्ट है, वो इसोफेगस और स्टोमक को आपस में कनेक्ट करता है। अगर उस पार्ट में भी प्रॉब्लम हो जाए तो भी हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिंजियल डिस्फेजिया, जो कि ओरोफेरिंजियल मैंने बोला। फेरिंजियल डिस्फेजिया क्या है? थ्रोट में प्रॉब्लम हो जाता है, पेन होता है, तो ये क्या है? फेरिंजियल डिस्फेजिया। अभी हमारे पास जिस तरह मैंने बोला, हमारे पास 2 काजेज़ हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमारे पास स्ट्रोक आता है, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस आता है, उसके बाद हमारे पास पार्किंसन डिज़ीज़ आती है, उसके बाद मैंने आपको मस्कुलोस्केलेटल बोले, मस्कुलोस्केलेटल में हमारे पास क्या-क्या आता है? मायोसाइटिस और हमारे पास मायस्थीनिया ग्रेविस वगैरह ओरल डिस्फेजिया में आती है। नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास जो मेजर इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ओरल डिस्फेजिया में पेशेंट प्रेज़ेंट करता है, ये कहता है कि मैं जैसे ही खुराक खाता हूँ, मुझे खाँसी आ जाती है और खाँसी से खुराक बाहर निकल जाती है। चोकिंग होती है, उसके बाद हमारे नेज़ल रिगर्गिटेशन होती है, उसके इसकी इसकी शिकायत से आता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया में एब्सेंट होती हैं, बिल्कुल नहीं होती। यूजुअली क्या होता है हमारे पास इसोफेजियल डिस्फेजिया में? मैकेनिकल कॉज़ या मोटिलिटी प्रॉब्लम होता है, जिसका मैंने अब पहले आपको बताया कि मोटिलिटी प्रॉब्लम में हमारे पास सॉलिड और लिक्विड दोनों की उसको मसला होता है। लेकिन मैकेनिकल कॉजेज़ में हमारे पास क्या होता है, तो उसको पहले सॉलिड का प्रॉब्लम होता है और फिर ग्रेजुअली लिक्विड का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। इसोफेजियल डिस्फेजिया में हमारे पास कुछ मेजर चीज़ें आती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्लेज़िया आता है, डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म आता है, इसोफेजियल स्ट्रक्चर आता है, इसोफेजियल रिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, ये भी आता है। लेकिन जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया, नो कफ, चोकिंग एंड नेज़ल रिगर्गिटेशन। बात करते हैं अभी कॉम्प्लिकेशन की। नॉर्मल प्रोसेस मैंने आपको बताया कि नॉर्मल प्रोसेस ये है कि जब भी पेशेंट खुराक खाता है, सबसे पहले ओरल कैविटी में, फिर उसके बाद फेरिंक्स में, फिर इसोफेगस में और फिर स्टोमक में। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर कोई ट्रबल इस पूरे पाथवे में आ गई है, तो फिर क्या है हमारे पास? डिस्फेजिया हो जाता है। अभी हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। पहली ये है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन में क्या होता है? पेशेंट खा ही नहीं रहा, तो वीकनेस की शिकायत होती है। दूसरा, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन होती है, क्योंकि लिक्विड से बिल्कुल वो अपनी जान छुड़वा चुका है। लिक्विड लिक्विड जब भी वो लेता है, वो डिफ़िकल्टी फ़ील करता है उसको निगलने में, पीने में। उसके बाद एस्पिरेशन निमोनिया भी हो सकता है इसमें, चोकिंग हो सकती है पेशेंट को। तो ये क्या है, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं डिस्फेजिया की। नेक्स्ट है इसोफेजियल डिस्फेजिया। इसोफेजियल डिस्फेजिया में हमने इसको 2 में डिवाइड किया है। या सॉलिड फूड, सिर्फ़ सॉलिड फूड का प्रॉब्लम है उसको निगलने में, या सॉलिड और लिक्विड दोनों का प्रॉब्लम है। अगर तो सॉलिड फूड का प्रॉब्लम है स्टार्ट में, तो इसको हम कहते हैं मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है? जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेशेंट ने खुराक खाई सॉलिड और वो जाके आगे इसोफेगस में स्टक हो गई, और फिर जब जो भी चीज़ खाता है, वो आगे फिर जमा होती जाती है और मेगा इसोफेगस के साथ हमारे पास आता है। अभी सॉलिड फूड में हमारे पास 2 चीज़ें हैं। क्या है कि सॉलिड फूड से उसे कभी-कभी प्रॉब्लम होता है, या सॉलिड फूड से उसको प्रोग्रेसिवली प्रॉब्लम होता है, मतलब लगातार प्रॉब्लम हो रहा है। अगर उसको कभी-कभी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे पास 2 चीज़ों में मसला हो सकता है। या तो क्या होता है, हमारे पास रिंग्स बन जाती हैं, वेब्स बन जाती हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, प्लमर-विन्सन सिंड्रोम हो सकती है। प्लमर-विन्सन सिंड्रोम में हमारे पास वेब्स बन जाती हैं। जब वो वेब्स बनती हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इस पेशेंट को, तो फिर वेब्स बन जाती हैं, और फिर ये कि किस प्रेजेंटेशन के साथ हमारे पास आता है? मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के, सॉलिड फूड के प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास 2 और काइंड्स हैं। पहली ये है कि पेप्टिक स्ट्रक्चर और दूसरी है कार्सिनोमा। पेप्टिक स्ट्रक्चर कब होगा और कार्सिनोमा कब होगा? कार्सिनोमा उस वक़्त होगा जब हमारे पास पेशेंट की एज ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट आया है सॉलिड फूड के साथ, प्रॉब्लम के साथ, और वो उसकी एज ग्रेटर दैन 50 है। और उसका वेट लॉस, रैपिडली वेट लॉस की शिकायत है उसको। ये कह रहा है कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा, पिछले 2-3 महीनों में मेरा वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये हमारे पास कौन-सी कंडीशन है? कार्सिनोमा की। सबसे पहले इसमें मोस्ट कॉमन क्या है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, जो कि 2/3 है। और उसके बाद हमारा एडिनोकार्सिनोमा, जो हमारे पास लोअर 1/3 हमारे पास एरिया पे होता है, उसको क्या कहते हैं? एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन जो हमारे पास शायद जो हमारे पास डोमिनेंट है, वो कौन-सा है? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट है हमारे पास पेप्टिक स्ट्रक्चर। पेप्टिक स्ट्रक्चर में क्या होता है हमारे पास? पेशेंट को क्रोनिक हार्ट बर्न सडन स्टार्ट होता है। क्रोनिक हार्ट बर्न की शिकायत होती है।
वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, स्ट्रिक्चर्स बन जाते हैं। वो स्ट्रिक्चर्स जिसकी स्ट्रिक्चर्स की मैंने आपको रीज़न बताई कि स्ट्रिक्चर्स 2-3 वजूहात से बनते हैं। रेडियोलॉजिकली भी कॉज़ हो सकता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स भी कॉज़ हो सकता है। अभी ये देखें, अगर आप ये फिगर देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास ये रिंग्स बन गई हैं। ये रिंग्स मस्कुलर रिंग है, ऊपर नीचे हमारे पास और रिंग है, रिंग ए, रिंग बी, तो ये यहाँ यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन सी हो गई है। जब ये कंस्ट्रिक्शन सी हो गई है, तो ये हमारे पास क्या है, सम टाइम प्रॉब्लम होता है इसको। ये हमारे पास प्लमर-विल्सन सिंड्रोम भी हो सकती है, जिसमें हमारे पास आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है पेशेंट को, जिसमें वेब्स बन जाती हैं, रिंग्स बन जाती हैं। ये हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है नीचे। अभी हमने जिस तरह पहले बात की इसोफेजियल डिस्फेजिया के बारे में कि अगर सॉलिड फूड का ओनली प्रॉब्लम है तो हमारे पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है, हमारे पास अभी हम 2 कंडीशन है कि हमारे पास सम टाइम है तो रिंग्स का और वेब्स का प्रॉब्लम है, और अगर हमारे पास प्रोग्रेसिव है तो हमारे पास कार्सिनोमा और पेप्टिक स्ट्रक्चर है। अभी पेप्टिक स्ट्रक्चर को हमने फर्दर 2 में डिवाइड किया है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन में क्या होता है, हमारे पास लॉन्ग सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, और जो हमारे पास मैलिग्नेंट होता है, मैलिग्नेंट में हमारे पास शॉर्ट सेगमेंट इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन जो हमारे पास बिनाइन कंडीशन होती है, इसमें म्यूकोज़ल इर्रेगुलरिटी नहीं होती। बिनाइन कंडीशन में म्यूकोज़ल इर्रेगुलरिटी नहीं होती। लेकिन हमारे पास जो मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, इसमें यूजुअली एसोसिएटेड विद म्यूकोज़ल इर्रेगुलरिटी। नेक्स्ट ये है कि हमारे पास कंसेंट्रिक होता है एंड स्मूथ मसल टेपरिंग होती है इसमें, लेकिन वो जो हमारे पास मैलिग्नेंट होता है वो इसेंट्रिक होता है, और हमारे पास क्या होता है, इर्रेगुलर नैरोइंग होता है। अभी हमारे पास एक मरीज़ है और वो हमें कहता है कि मुझे सॉलिड से भी प्रॉब्लम है और लिक्विड से भी। जब मैं रोटी वगैरह या कोई चीज़ खाता हूँ, तो मुझे उससे भी प्रॉब्लम होता है, और मुझे जब मैं पानी पीता हूँ, तो वो मैं पानी भी नहीं पी सकता। तो अभी हमारे पास कॉज़ क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर, ना कि मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। अगर हमारे पास कॉज़ न्यूरोमस्कुलर है, तो न्यूरोमस्कुलर कॉज़ में हम उससे सबसे पहला क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन करेंगे जो हमने मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन में किया था। वो क्वेश्चन क्या था? वो ये था कि हम पूछेंगे मरीज़ से, क्या ये आपको मसला कभी-कभी होता है या आपको लगातार ये मसला हो रहा है? तो अगर हमें मरीज़ ने कहा कि ये मसला मुझे कभी-कभी होता है, और हम उससे पूछेंगे और क्या हुआ आपको? तो वो हमें कहेगा कि मुझे अचानक से चेस्ट पेन शुरू हो गया। तो ये जो चेस्ट पेन है, हम इधर अपना डायग्नोसिस बनाएँगे डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म। क्या होगा? डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म हमारा डायग्नोसिस होगा, और यही डिफ्यूज़ इसोफेजियल स्पाज़्म मिमिक करता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। तो उसके लिए हम अदर इन्वेस्टिगेशंस करके हम उसको रूल आउट करेंगे। अब और क्या होगा, हमें जब हम रेडियोलॉजिकली उसकी इमेजिंग वगैरह लेंगे, तो उधर हमें क्या नज़र आएगा? हमें कॉर्क स्क्रू साइन नज़र आएगा। कॉर्क स्क्रू साइन, अगर आप ये देखें, तो ये हमारे पास क्या है? एक कॉर्क स्क्रू साइन है, बिल्कुल। नेक्स्ट ये है, अभी हमने उससे क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन को उसने ये जवाब दिया कि ये मुझे जो सिम्पटम्स हैं, ये प्रोग्रेसिवली हो रही हैं, प्रोग्रेसिवली लगातार हो रही हैं। तो क्या है हमारे पास? हमारे 2 डायग्नोसिस हो सकते हैं, या तो स्क्लेरोडर्मा या तो एक्लेसिया। अगर स्क्लेरोडर्मा है, तो पेशेंट कहेगा कि मुझे क्रोनिक हार्ट बर्निंग फ़ील होती है। और क्या होता है, इम्मोबाइल, हमें क्या होगा, उसके जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होगा, वो इम्मोबाइल होगा। वो बिल्कुल उसकी मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन एक्लेसिया में क्या होता है, एक्लेसिया में हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है, वो रिलैक्स नहीं हो पाता। और क्या होता है, हमारे पास एक्लेसिया का जो पेशेंट होता है, उसको रिगर्गिटेशन होती है, उसको वेट लॉस होता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होती है उसको। उसके बाद क्या होता है, मेगा एसोफेगस हो जाती है। मेगा एसोफेगस हो जाती है, एसोफेगस का साइज़ जो होता है वो बढ़ जाता है। अभी हमारे पास जो स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट होता है, वो हमारे पास प्रेज़ेंट करता है क्रेस्ट सिंड्रोम से। क्रेस्ट सिंड्रोम क्या है? सी से हमारे पास क्या हो जाता है, कैल्सिनोसिस हो जाती है, कैल्शियम डिपॉज़िट हो जाता है। उसके बाद रेनॉल्ड फिनोमेना होता है। क्या शो करता है? स्पज़्म ऑफ ब्लड वेसल्स शो करता है इन रिस्पॉन्स टू कोल्ड और स्ट्रेस। क्या शो करता है? रेनॉल्ड फिनोमेना। नेक्स्ट है एसोफेजियल डिसफंक्शन शो करता है। एसोफेजियल डिसफंक्शन स्केलोडेक्टली होता है, टेलेंजिएक्टियासिस होता है। ये हमारे पास कुछ कंडीशंस हैं जो हमारे पास स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट इस प्रेजेंटेशन से आता है। क्रोनिक हार्ट बर्न होता है, इम्मोबाइल, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। लेकिन एक्लेशिया का जो पेशेंट होता है वो सेपरेट है। उसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स नहीं होता, रिगर्गिटेशन होती है, वेट लॉस होता है, रिकरेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होती है, और हमारे पास मेगा एसोफेगस हो जाती है। क्योंकि एक्लेशिया में लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स नहीं होता, और ऊपर से जब पेशेंट खुराक खाता है, तो जब ये रिलैक्स नहीं होता, इधर स्टेनोसिस हुई है, स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हमारे पास क्या हो जाती है, खुराक ऊपर जमा होना शुरू हो जाती है, और हमारे पास मेगा एसोफेगस हो जाती है, मेगा एसोफेगस शो करता है।